हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीजों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर अभी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है इग्नू से किए जाने वाला एनटीटी कोर्स जिसका नाम है डीईसी, डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसकी सीरीज में हमने डीईसी 1 और डीईसी 2 के पूरे ही ब्लॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं। किस लिए? आपके जो अभी एग्जाम है जून 2024 को 7, 8 और 10 जून को जो आपके पेपर है। उम्मीद है कि आपने अपना हॉल टिकट निकलवा लिए होंगे। तो इस एग्जाम्स में जो आपकी प्रिपरेशन होनी है बुक वाइज है ना, आपके जो भी सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं, इट मीन्स डीसी 1 कि आपके 7 ब्लॉक्स की अलग अलग बुक्स आई होंगी, तो वो मैंने समराइज्ड फॉर्म में आपको पढ़ाया है। ऐसे ही डीसी 2 की और अब डीसी 3 हमारी चल रही है। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे जो सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करा रहे हैं। डेफिनेटली आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करिए, लेकिन एज अ टीचर, क्योंकि आप टीचर बन रहे हो, आगे भी अपने स्टूडेंट्स को आप पढ़ाएंगे, तो क्या आप बच्चों को सिर्फ पास होने के लिए शिक्षा देंगे? ये सिर्फ हमारा पास होना ही उद्देश्य है? नहीं, ये बात मैं हर बार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि फ्री है। मैं आपको फ्री में सारे ही जो ब्लॉग्स है उनको समराइज फॉर्म में बता रही हूँ, समझा रही हूँ। फिर आप उनके जाके क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी हम भी अपने चैनल पर आगे कराएंगे, ताकि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए कि आंसर्स और क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में कैसे आते हैं और कैसे आपको उनको लिखना है। पर उसके पहले जरूरी है कि हम थ्योरी पढ़ लें कि हमारी बुक्स में क्या कंटेंट दिया हुआ है और किसके बारे में क्या दिया हुआ है। तो बहुत अच्छे से मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में समझाया है। अब डेफिनेटली जाइए, चेकआउट करिए। बहुत कम कम टाइम में दिए हुए हैं, मैंने बहुत समराइज फॉर्म में सारे ही पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है जो आपको इजीली समझ में आ जाए। प्लीज जाके देखिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। आप लोगों के एक सब्सक्राइब से मेरी बहुत हेल्प होगी। और दूसरा, लाइक और शेयर करिए उन फ्रेंड्स को जो एनटीटी कर रहे हैं अलग अलग जगहों से, क्योंकि सिलेबस सभी जगह सेम है और जो इग्नू की बुक्स होती है उनमें नॉलेज का भंडार है, तो डेफिनेटली बुक्स पढ़ना चाहिए। लेकिन आपके लिए इतने सारी बुक्स पढ़ पाना मुश्किल है, इसलिए आपकी समस्या का ही समाधान लेकर मैंने अपने ये वीडियोस बनाए हैं, ताकि आपको आसानी से सारे टॉपिक समझ में आ जाए। फिर क्वेश्चन आंसर्स भी आप तभी समझ पाएंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ के हम पास हो जाएं, ये हमारे लिए हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो आप एक बार प्लीज जाके सारी वीडियोस चले चलिए भी देख सकते हैं, आपकी इच्छा है। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत फास्ट पढ़ाया है, तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। जहां हमने डीसी 3 के ब्लॉक नंबर 1 पढ़ लिए हैं, अब हम आज पढ़ेंगे ब्लॉक नंबर 2। तो ब्लॉक नंबर 2 इसका नाम है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भाग 1। देखिए, ब्लॉक नंबर 2 में पढ़ेंगे भाग 1 और ब्लॉक नंबर 3 में पढ़ेंगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भाग 2। तो ये दोनों ही ब्लॉक में हम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड विद स्पेशल नीड, ऐसे बच्चे जिनको स्पेशल नीड्स की आवश्यकता होती है। चलिए हम देखते हैं इस हमारी यूनिट में क्या क्या दिया हुआ है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4, क्योंकि यूनिट नंबर 3 तक तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं। तो देखते हैं कि हमारे इस वीडियो में यूनिट नंबर जो हमारी 4 है इसमें क्या दिया हुआ है। तो जो वीडियो हमारा यूनिट नंबर जो 4 है हमारा, इसमें दिया हुआ है विशिष्ट बच्चों की को समझना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग स्पेशल चिल्ड्रन। तो हम ऐसे बच्चों के बारे में पढ़ेंगे जो स्पेशल नीड वाले हैं। हम इनको समझेंगे कैसे, इनकी स्टडी कैसे करेंगे और एक प्री प्राइमरी एजुकेटर होने के नाते हमारा क्या क्या काम होगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, क्या जरूरतें इनकी होती है, दैनिक कार्यशीलता, इनके डेली डेली आवश्यकताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। इन बच्चों के लिए सामाजिक रवैया क्या है, लोगों के दृष्टिकोण क्या है, वो हम देखेंगे। और हम देखेंगे कि हमारे सेंटर में, क्योंकि हम आगे किसी न किसी चाइल्ड केयर सेंटर में काम करेंगे, क्योंकि हम इसी उद्देश्य से ये डिप्लोमा कर रहे हैं। तो अगर हमारे सेंटर पे कोई स्पेशल नीड वाला बच्चा है, तो हमारा दृष्टिकोण उसके लिए कैसा होना चाहिए और हमें कैसे कैसे उनके लिए प्लान करना है। तो चलिए फटाफट हम स्टार्ट करते हैं, ताकि आपके सारे ही कॉन्सेप्ट जल्दी से क्लियर हो जाए। चलिए तो देखते हैं। फर्स्ट आपका है कि विशिष्ट बच्चों की क्या से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब स्पेशल चाइल्ड से हमारा क्या अभिप्राय है। स्पेशल चाइल्ड मतलब क्या? स्पेशल चाइल्ड की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। स्पेशल चाइल्ड की डेफिनेशन बहुत सारी हो सकती है। कैसे? क्योंकि स्पेशल चाइल्ड बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी बुक में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक रूपा करके लड़की है जो 8 वर्ष की है, और वो जब हम उससे मिलने जाते हैं, बुक्स में ऐसा लिखा है
कि जब टीचर उससे मिलने जाती है तो वो देखती है कि रूपा रीडिंग कर पा रही है, लेकिन वो जिस चीज को पढ़ रही है, जिस पुस्तक से वो पढ़ रही है, उसको वो छू के पढ़ रही है, यानी कि ब्रेन लिपि से वो पढ़ रही है, पढ़ने में बहुत सक्षम है, वो पढ़ पा रही है, लेकिन उसके लिए उसको स्पेशल टाइप की आवश्यकता पड़ रही है, जिसे हम ब्रेन लिपि बोलते हैं। उससे वो उभरे हुए शब्दों को ऐसे छू छू कर पढ़ पा रही है। थोड़ी देर बाद उसका भाई आता है और उसको छेड़ने लगता है। ये ऑब्जर्व कर रही है एक टीचर, और जिसने इस बुक में इस एक्सपेरिमेंट्स को लिखा है। उसका भाई आके उसको परेशान करता है और झट से उठ के रूपा उसके भाई के साथ उसको पकड़ने लगती है, दौड़ने लगती है उसके घर पर। बड़े ही आसानी से रूपा अपने घर पर स्पीडली दौड़ पाती है, जा पाती है, भाई को पकड़ पाती है। वो कभी भी इस दौरान टकराती नहीं किसी भी चीज से। इसका क्या मतलब है कि जो बच्चे दृष्टिहीन हैं, इसका मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि उन्हें और भी समस्याएं हो सकती हैं। ठीक है, समस्याएं तो बहुत है ना, लेकिन उसको एक ही समस्या है, वो है दृष्टिहीनता। वो स्पेशल स्पेशल या फिर उसको स्पेशल नीड की आवश्यकता है, किस लिए? विजन के लिए। दूसरा एक एग्जाम्पल दिया है कि श्याम एक 8 वर्ष का बच्चा है जो प्ले स्कूल में जाता है। देखिए 8 वर्ष के जो बच्चे हैं, एक्चुअली 8 ईयर स्टूडेंट्स, 8 ईयर चिल्ड्रन होते हैं, उनको प्ले स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 8 साल तक के बच्चे भी स्कूल जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ जो श्याम की बात कर रहे हैं, वो प्ले स्कूल इसलिए जाता है क्योंकि अभी उसका ध्यान एकाग्र नहीं है। वो हर थोड़े थोड़े मिनट पे अपने ध्यान को भटकाता रहता है। कभी टीचर से बात कर रहा है तो कभी दोस्त को देख रहा है, कभी दोस्त को देखते तो खिड़की में देख रहा है, कभी खिड़की में देखते तो कभी बोर्ड पे देख रहा है, कभी बोर्ड पे देखते तो चार्ट पे देख रहा है। उसका दिमाग स्थिर नहीं है। जब कभी टीचर क्लास में पोयम कराती है तो पोयम करते करते वो एकदम एक्साइटेड हो जाता है, फिर भूल जाता है। उसे लगता है कि मुझे सब कुछ याद है, लेकिन उसे याद नहीं रहता। तो ये सारी समस्याएं हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से थोड़ा सा समस्या है, उसको स्पेशल नीड की आवश्यकता है। ठीक है, ये आपके बुक में दिया है। एक 4 साल का सोमू नाम का बच्चा है, वो कक्षा में बहुत शांत शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता, बहुत शर्माता है, किसी एक्टिविटी के लिए सामने नहीं आता, हमेशा शाय शाय सा रहता है। तो ये भी एक स्पेशल नीड की आवश्यकता है, वो सोशली लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से हम विशिष्ट बच्चों से अभिप्राय क्या हमारा हो सकता है, किसी एक प्रकार से हम डिफाइन नहीं कर सकते। स्पेशल नीड वाले बच्चे होते हैं वो बहुत वैरायटी के हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इन्हीं डिफरेंस के कारण उनके पालन पोषण स्पेशल तरीका होता है, उनके पालन पोषण का या उनकी जो भी नीड्स होती है। साथ ही उनको जो शिक्षा देना है, हमें जो भी एजुकेशन की जो व्यवस्था है वो भी स्पेशल होती है। ठीक है, तीनों प्रकार के बच्चों के लिए अलग अलग सुविधाओं की हमें आवश्यकता पड़ेगी, जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिए। ये ऐसे बच्चे हैं जिनमें कुछ असमर्थताएं भी होती हैं, कुछ समर्थताएं भी होती हैं। ठीक है, तो इनको ठीक करने के लिए स्पेशल नीड्स की आवश्यकता इन्हें होती है, जो विद्यालय स्तर पर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इनकी स्पेशल नीड्स की आवश्यकता को पूरी ना करें तो इनके शिक्षण में या आगे इन्हें जीवन में और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इनकी नीड्स के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल नीड्स होती है इन्हें, तो उनकी आवश्यकताओं को हम पूरी करके उन्हें एजुकेशन देते हैं, उनका लालन पालन करते हैं। ये कठिनाइयां, ये जो असमर्थताएं हैं, ये कठिनाइयां, ये डिफिकल्टीज हैं, ये हो सकती हैं फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, किसी भी प्रकार की इन सभी कठिनाइयों से निपटने के लिए बच्चों के लिए स्पेशल टाइप के कैरिकुलम की आवश्यकता होती है, स्पेशल टाइप के अरेंजमेंट्स की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं नीड्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो हमारी बुक्स में दिया हुआ है इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एरियाज क्रूशियल टू नॉर्मल फंक्शनिंग, है ना। अब हम एक सामान्य कार्यशीलता के निर्णायक क्षेत्र कौन कौन से हम ये देखेंगे, है ना, कि स्पेशल कुछ पॉइंट्स पे हम इस पे बात करेंगे जो हमारी बुक पे दिया हुआ है। जैसे कि किसी बच्चे को दृष्टि से रिलेटेड प्रॉब्लम, विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बच्चा दृष्टिहीन है। विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम 3 या 4 प्रकार की हो सकती है। जैसे किसी बच्चे को बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, किसी बच्चे को का आंशिक नजरिया है, किसी बच्चे का औसत नजरिया है, किसी बच्चे का कंप्लीटली देख पा रहा है। इस प्रकार से उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उनके लिए चीजें प्लान करेंगे और उनके लिए स्पेशल नीड्स की आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। दूसरा, जैसे कि जो मैंने आपको बताया दृष्टिहीन बच्चे हैं, तो अक्षरों को किस तरीके से पहचान नहीं पा रहे। अगर कोई बच्चा पूर्ण तरीके से या किसी चीज को देख नहीं पा रहा, अक्षर को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो वो दृष्टिहीन बच्चा कहलाएगा। ठीक है, श्रवण शक्ति, श्रवण शक्ति में क्या कह सकते हैं, श्रवण शक्ति मतलब जिसको हियरिंग प्रॉब्लम हो, है ना, जो जिसको बहरेपन की समस्या हो। इसमें भी 3-4 समस्याएं हो सकती हैं। किसी किसी को हल्का सा सुनाई नहीं देना, किसी को पूर्ण तरीके से सुनाई नहीं देना, किसी किसी को
पूरा अच्छे से सुनाई देता है। तो ये भी अलग-अलग समस्याएँ हो सकती हैं। इन समस्याओं के अकॉर्डिंग ही हम इनके लिए प्लान करते हैं चीज़ें। फिर हम देखेंगे कि गतिशीलता है ना, एक्टिविटीज़, उनकी क्रियाशीलता से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। एक्टिविटीज़, एक्टिवनेस बॉडी में, इसको रिलेटेड, इसके लेके भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। सोशल इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे को। सोशल इमोशनल प्रॉब्लम कैसे हो सकती है कि कुछ बच्चे शर्मीले होते हैं, जिद्दी होते हैं, ऐसी सब प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम कैसे, बच्चों को बोलने में दिक्कत जा रही है, ठीक है। गतिशीलता मतलब एक्टिवनेस नहीं है, या उनकी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि वो हाथ नहीं हिला सकते, पैर नहीं हिला सकते, बॉडी का कोई पार्ट उनका काम नहीं कर रहा है, ऐसी समस्या हो सकती है। और क्या, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से भी रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। अब आर्थिक रूप से सुविधा वंचित बच्चे भी क्या है, स्पेशल नीड्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको बचपन में या जीवन काल में उनके 6 साल तक की उम्र में किसी पोषण तत्व की कमी या गरीबी के कारण ऐसी व्यवस्था में रह रहे हैं जहां उनको पोषण नहीं मिल पाया, तो ये भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की कैटेगरी में ही आते हैं, क्योंकि इन्हें वंचित रखा गया है, ये वंचित थे बहुत सारी चीजों से, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्पेशल नीड्स की क्या डेफिनेशन है, या हम एरियाज देख पाएंगे कि स्पेशल नीड्स के क्या क्या एरियाज है। अब हम देखेंगे कि क्षति, अपंग और अक्षमताएं क्या क्या हो। क्षतिग्रस्त बच्चे समझ सकते हैं, अपंग बच्चे जिनको हम बोलते हैं अक्षमताएं, है ना, तो ये समझेंगे। इन सभी के अलग अलग अर्थ होते हैं। हमें क्या लगता है कि अक्षमता, क्षतिग्रस्त या फिर अपंग ये एक ही है, लेकिन एक ही नहीं है, ये अलग अलग है। कैसे? क्षतिग्रस्त होना मतलब शरीर का कोई भाग है जो बढ़ नहीं पा रहा है, गिर गए, लग गए, टिश्यू टूट गए हैं, हाथ की उंगली में लग गया है, पैर में लग गया है, क्षतिग्रस्त हो गए। अपंग मतलब कि किसी दुर्घटनावश या जन्म से ही उसका शरीर का कोई अंग है जो जिससे वो अपंग है, मतलब वो कार्य नहीं कर रहा है। ये अक्षमता मतलब बॉडी में, शरीर में सारे अंग तो हैं लेकिन अक्षम है, मतलब वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अक्षमताएं हो सकती हैं। अपंग व्यक्ति के प्रति हमारी मान्यताएं एवं व्यक्तियां, देखिए, हम कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो जाएं, एजुकेशन पॉलिसी हर बच्चे के लिए इंक्लूसिव क्यों ना हो जाए, है ना, फिर भी लोगों की दृष्टि, स्पेशल नीड्स वाले बच्चे जिनको हम अपंग भी कहते हैं, ये ऐसी की ऐसी ही है आज भी, कितने से कितने इंटेलिजेंट क्यों ना हो जाए हम। तो कैसे, आप देखेंगे कि एक पी आर रामानुज का यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक पूरा चिट्ठा लिखा हुआ है उनके ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, कि उन्होंने अपनी कठिनाइयों से लड़के कैसे जीवन का अपना सामना किए और लोगों से कैसे उनको समस्याओं का सामना करना पड़ा, समाज का दृष्टिकोण उनके प्रति कैसा था। इससे आप भी रूबरू होंगे ही, क्योंकि लोगों को कैसा लगता है, मान लीजिए एक पुस्तक लेके हम जा रहे हैं और कोई अपंग बच्चा दिखता है जिसका हाथ नहीं है, राइट हैंड, तो हमको तो लोगों की भाषा या लोगों की सोच कैसी, देखिए, ये पुस्तक का इस बच्चे का क्या क्या उपयोग करेगा, उसका तो हाथ नहीं है, वो लिख नहीं सकता, देखिए ऐसी बात करते हैं बच्चे। अगर किसी जगह पे कोई व्यक्ति पैरों से रिलेटेड चीजों को बांट रहा है, चप्पल बांट रहा है, तो एक पैर, जिस व्यक्ति का पैर से वो चल नहीं पा रहा, उसको चप्पल नहीं देंगे, क्यों? ये बोलेंगे कि अरे इसको चप्पल की क्या हो सकता है, ये तो चल ही नहीं सकता। ये समाज में आज भी स्थिति है। ये सारे परिस्थितियों को से कैसे बाहर निकलना है, बच्चों को कैसे इन सब परिस्थितियों में बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी होती है, इन सब के बारे में ही हमें यहाँ दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि ये समाज के आज भी ये कुरीतियां हैं जो आज भी चल रही हैं, और बच्चे जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको इनका सामना करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। कितने भी विकास हो जाए हर क्षेत्र में, लेकिन ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, भिन्नताओं में समानता। कैसे? अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति या बच्चा, हम बच्चे की ही बात करेंगे, हाथ से लिख नहीं सकता, उसका हाथ से वो अहीन है, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि शरीर के सारे अंग उसके काम करने बंद कर दिए हैं। इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया गया, समावेशी शिक्षा को लाया गया है कि सिर्फ हाथ के काम ना करने मात्र से वो बच्चा अपंग या स्पेशल अलग तरीके से नहीं हो गया, उससे हटा नहीं सकते हम समाज, अपने समाज या सामान्य बच्चों के साथ। क्यों? क्योंकि बाकी बॉडी के पार्ट तो काम कर रहे हैं, वो बाकी बच्चों के साथ बात तो कर सकता है, बाकी बच्चों के साथ गाना तो गा सकता है, बाकी बच्चों के साथ कहानी तो सुन सकता है ना, तो ये सारे कार्य तो वो कर सकता है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, भिन्नताओं में भी समानता ढूंढना है, और हमें अपंगता को व्यक्ति के वर्तमान या भावी परिस्थितियों के संदर्भ में आंकना नहीं चाहिए कि अरे ये बच्चा भविष्य में क्या करेगा, भविष्य में इसका क्या होगा, भविष्य में ऐसा कर पाएगा कि नहीं। हमें उसकी भविष्य के लिए अच्छा करना है,
कि आज अगर हम बच्चे को ये सुविधा दे देंगे जो स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है, तो भविष्य उसका अच्छा होगा। सामान्य बच्चों की तरह वो भी अपना जीवन सामान्य तरीके से जी पाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से दृष्टिकोण हमें बनवाते हुए बच्चों का देखभाल करना है। अब क्योंकि हमारे सिलेबस में ये दिया है, तो किन-किन बातों का और हमें ध्यान रखना है कि बच्चों पर अपंगता का प्रभाव देखिए, हमारे समाज में, हमारे सेंटर पे ऐसे बच्चे ज़रूर आएँगे, जो क्या हों कि किसी न किसी तरीके से स्पेशल नीड्स वाले हों। तो मानसिक स्थिति देखिए समाज से तो वो परेशान रहते ही हैं, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी मानसिक स्थिति कि मेरे हाथ नहीं है, मेरे पैर नहीं है, या उनको जब ये फ़ील होने लगता है, वो तुलना करने लगते हैं, तो अपने आप को बड़ा ही हीन महसूस करते हैं और ये भी उनकी शरीर में मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो ज़रूरी है कि हम एज़ टीचर, एज़ प्री प्राइमरी टीचर हम ऐसा काम करें, बच्चों को प्रोत्साहित करें, बच्चों की भावनात्मक तरीके से उनको सपोर्ट करें, तो ये हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या-क्या करना होगा? बाल देखभाल केंद्र में कार्यकर्ताओं की भूमिका। अगर हम कार्यकर्ता हैं किसी प्री प्राइमरी स्कूल में, तो हमारी क्या भूमिका है देखिए। निर्धारित करना कि कौन से बच्चे कौन-सा स्पेशल नीड्स वाला बच्चा, सबसे पहले हमारा ये काम होना चाहिए। आप स्पेशलाइज़्ड कर लीजिए। वैसे तो बता दूँ आपको कि मुझे प्राइमरी लेवल का बहुत डिटेल में नहीं पता, शायद इसपे भी सरकार काम कर रही है अभी। लेकिन हायर लेवल पर स्पेशल एजुकेटर्स जो बीएड वगैरह स्पेशल एजुकेशन पर होते हैं, वो टीचर्स रखे जाने लगे हैं ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत उन बच्चों को इंक्लूड किया जाए और साथ में सारे बच्चों के साथ उनको सारे ही वो सुविधाएँ दी जाए, जो सामान्य बच्चों को दी जाती है। तो यहाँ पर हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जहाँ पे हम अपने छोटे-छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोल रहे हैं, तो पहले हम स्पेशल नीड्स वाले बच्चों की अलग-अलग कैटेगरी डिवाइड कर लें कि कौन-कौन सा बच्चा किस-किस कैटेगरी में आता है। किसको विज़न प्रॉब्लम है, किसको श्रवण प्रॉब्लम है, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है और किसी को इमोशनल, किसी को सोशल और किसी को और भी कुछ समस्याएँ हो सकती है, कॉग्निटिव प्रॉब्लम। तो वो आप उसको कैटेगराइज़्ड कर लीजिए। कैटेगराइज़्ड करने के बाद क्या करना है, शैक्षणिक कार्यक्रम आपको कैरिकुलम तैयार करना है कि अब उस स्पेशल नीड वाले बच्चे के लिए हमें क्या कैरिकुलम बनाना है। सामान्य बच्चों के तरीके से आप कुछ कैरिकुलम तो बनाएँगे ही, लेकिन कुछ कैरिकुलम हमको स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग ही बनाने होंगे। इसके बाद हमारा काम है कि हम पेरेंट्स से डिस्कस करते रहें, है ना? निरंतर, क्योंकि आपके अकेले के प्रयास से कुछ नहीं होगा। आप तो बहुत बड़ा प्रयास करेंगे ही, पर 8 4 से 5 घंटा बच्चा आपके साथ रह रहा है, पर उसके बाद 20 घंटे तो माँ-बाप के साथ रह रहा है। तो आप कन्वर्सेशन करते रहिए पेरेंट्स से उन बच्चों के कि वो अपने बच्चों के साथ और क्या-क्या चीज़ें प्लान कर सकते हैं घर पे या और बाहर पर, ठीक है? बच्चों में आत्मविश्वास को जागृत करिए, बच्चों को समझाइए कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल बच्चे हैं और हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं ज़िंदगी में। उनको हमेशा पॉज़िटिव रखिए। आपकी पॉज़िटिविटी उनको बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों से भर देंगे। जीवन में अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। एक शिक्षक एक बच्चे के पूरे भविष्य का निर्माण करता है। हम क्रिएटर हैं। हम बच्चों के भविष्य को क्रिएट करने वालों में से हैं। तो उस नींव को, बच्चे की नींव को ही हम तैयार करेंगे प्री प्राइमरी लेवल पर। अर्ली चाइल्डहुड केयर पर हमारा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो एज़ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर हमारा बहुत बड़ा ये काम होगा कि हम बच्चों को क्या करें, छोटे बच्चों को जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहित करें, उनको अच्छी-अच्छी बातें सुनाएँ, अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाएँ, बड़े-बड़े लोगों की कहानी सुनाएँ। आइंस्टीन के और भी बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े वैज्ञानिक, बड़े-बड़े लोग हैं, जो अपंग होते हुए भी, जिसे अपंग नहीं बोलना चाहिए, स्पेशल नीड्स होने के बाद भी आज बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें बताने से बच्चे इंस्पायर होते हैं और वो ताजगी से भर जाते हैं और अच्छा-अच्छा करते हैं। तो ये हमारे इस यूनिट में दिया हुआ है, यूनिट नंबर 4 में। आई होप आपको समझ में आई होगी। हमने यूनिट नंबर 4 में देखा कि कैसे विशिष्ट बच्चों को समझना है, उनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। अभी हम देखेंगे यूनिट नंबर 5 में कि विशिष्ट बच्चों के लिए सेवाएँ कौन-कौन सी हैं, ठीक है? क्योंकि हमने देखा कि हमारे देश में या विश्व स्तर पे जो विकलांग बच्चे हैं या जिनको हम बोल सकते हैं स्पेशल नीड वाले जो बच्चे हैं, तो उनकी संख्या है, कितनी है और किस-किस लेवल पे इनके लिए क्या-क्या काम हो रहे हैं, हमारे देश में या फिर विश्व स्तर पे या फिर हमारे प्रदेश को क्या-क्या काम करने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं कि दिया क्या-क्या है इस हमारी यूनिट में, कि हमारे देश में कितने अपंग बच्चे हैं, हमें ये देखना है। शिक्षा के लिए सुरक्षा के लिए इनकी सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए कौन-कौन सी व्यवस्थाएँ हमारे देश में या प्रदेश में या विश्व स्तर पे हो रही हैं। राज्य एवं केंद्र सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है? हमारे देश में कौन-कौन सी सेवाएँ उपलब्ध हैं? हम अपंग व्यक्तियों के लिए कैसे संबोधन करते हैं या और भी लोग क्या संबोधन करते हैं? अ,
और उससे पहले हम ये जानेंगे इस यूनिट में कि अपंग व्यक्तियों के लिए हम और आप ये समाज में क्या लोगों के सामने छवि है, किन किन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर लोग करते हैं अलग अलग प्रकार के स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए। और हम देखेंगे कि कैसे उनको लेबल किया गया है। ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से लेबल भी किया गया है, वो भी हम इस यूनिट में देखेंगे। जिन भी शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उनके लिए यह शब्द उनके व्यक्तित्व तथा उनके प्रति हमारी सोच को प्रभावित करता है कि हम कैसे बात कर रहे हैं, ये उनकी सोच या उनको क्या भावनात्मक तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, या जो व्यक्ति इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है वो किस भावना से इन शब्दों का प्रयोग कर रहा है। ये सारी चीजें हम इस यूनिट में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेबल करना है ना, लेबलिंग द स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। हम लेबल क्यों कर रहे हैं? लेबल करने का क्या मतलब है? लेबल करने का मतलब है कि आप देखते हैं हम लेबल किस चीज को कैसे करते हैं, उसको एक शब्द देना, उसको क्लासिफाई करना, या हम किसी शब्द से उसको संबोधित कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लेबल। जो लोग विशेष बच्चों के लिए काम करते हैं उनके द्वारा कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनकी नीड जो है वो अलग अलग है। किसी को आंखों से रिलेटेड समस्या है, किसी को कान से, किसी को स्पीच से, किसी को फिजिकली और किसी को मेंटली। तो इसके लिए लोग अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि लर्निंग डिसेबिलिटी, ये शब्दों का प्रयोग करते हैं। मंद बुद्धि, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी होता है ना। ऑटिज्म का प्रयोग होता है, ऑटिस्टिक का प्रयोग होता है, फिर होता है स्पेसिटिक, स्पेसिक शारीरिक रूप से विकलांग, ये भी शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। मिनिमल ब्रेन डिस फंक्शनिंग का प्रयोग करते हैं हम, है ना। सेरेब्रल पाइसी का प्रयोग करते हैं। ऐसे और भी शब्द हैं, कुछ ही आपके बुक में दिए हैं, इनको मैंने बताया आपको। ये शब्दों का प्रयोग करके लेबलिंग हम करते हैं। तो लेबलिंग करने के लिए अधिकांश तो यह मतलब ही लोग, अधिकांश लोग तो इनका मतलब ही नहीं जानते हैं। ठीक है, जिनका प्रयोग लोग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? वो लोग तो प्रयोग कर रहे हैं जो इनके बारे में जानते हैं। लेकिन वो लोग जो इन चीजों के बारे में नहीं जानते, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के बारे में, अलग से स्टडी के बारे में नहीं जानते, इन टर्मोलॉजी के बारे में नहीं जानते, उनकी सोच अलग होती है। और जो इन टर्मोलॉजी के बारे में जानते हैं, उन वो लोग जो शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसकी मीनिंग अलग होती है। इट मीन्स लेबलिंग करने के दो फैक्टर्स हो सकते हैं। फर्स्ट इज पॉजिटिव, जिसको हम बोलेंगे सकारात्मक, और दूसरा नकारात्मक, जिसको हम नेगेटिव बोलेंगे। चलिए दोनों पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों पर। ठीक है, लेबल करने के हम सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव इफेक्ट्स। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ लेबलिंग। लेबल करने से ऐसा लगता है मानो अपंग जो बच्चे हैं वो अन्य से अलग हैं। जब भी हम उनको अलग शब्दों से प्रयोग करते हैं, सामान्य लोगों के जैसे हम शब्दों का प्रयोग नहीं करते, जैसे गोलू, छोटू, बबलू के अलावा हम बोलते हैं कि अंधा, लंगड़ा, ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग हम कर लेते, जो शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, तो ये नकारात्मक प्रभाव है ना। लेबल स्थायी हो जाता है। कभी कभी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करने से, कभी सामान्य रूप से आपने देखा होगा हमारे मोहल्ले, पड़े, सोसाइटी में, अगर किसी व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्या है तो काना बोलने लगते हैं उसको। जनरली ये मैं आपको जमीनी स्तर पे उतर के बता रही हूँ, ये कंडीशन है हमारे यहाँ। काना बोल दिए। अब बचपन में काना शब्द का प्रयोग करने के बाद आप पाएंगे कि सभी उसका प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, और यह लेबल एक दाग बन जाता है। लगातार लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, उसकी छवि बन गई, उसकी छाप बन गई, जब बड़े होते तक भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये गलत है ना। और दाग कैसे? ऐसे शब्दों के प्रयोग करने से उस बच्चे को तो भावनात्मक तरीके से इफेक्ट पड़ता ही, तो पूरे परिवार को भी। काने की बहन जा रही, काने की माँ जा रही, ऐसे शब्दों का प्रयोग भी लोग करते हैं और आज भी करते हैं, जो गलत है, जो नेगेटिव लेबलिंग है, जो नकारात्मक प्रभाव डालती है। अध्यापक और अभिभावक भी कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसके कारण अभिभावक कैसा करते हैं कि अरे, हीन भावना से देखने लगते हैं ना, कि इस बच्चे से उम्मीद करना कम कर देते हैं। अरे, इस बच्चे को सुनाई कम देता है, तो हम, अगर हमारे क्लास में 50 बच्चे हैं तो हम उन 2 बच्चों से उम्मीद कम करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। हम क्यों उम्मीद उनसे कम कर रहे हैं बाकी की तुलना में? क्योंकि वो स्पेशल नीड्स वाला बच्चा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको जिस चीज से वो हीन है, उसके अलावा बाकी चीजें भी उसके शरीर में कम काम करती हूँ, ऐसा नहीं है। तो आप उसको ऐसा लेबलिंग, तो ये लेबलिंग के नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। बट पॉजिटिव इफेक्ट्स कैसे हैं? देखिए, पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं कि अगर हमको लेबलिंग करने से पता चल रहा है कि पर्टिकुलर टाइप की डिसऑर्डर या डिफिशियंसी किसी बच्चे में है, डिफिशियंसी नहीं बोलूंगी मैं इसको, नीड की आवश्यकता है, अगर हम यूज कर रहे हैं फिजिकल डिसेबल्ड, तो इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि उस बच्चे को शारीरिक रूप से कोई समस्या है। अगर मेंटल डिसेबल बोल रहे हैं मतलब मानसिक रूप से कोई समस्या है,
तो ये हम उसके इलाज के लिए भी, समस्याओं के समाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, या डॉक्टर्स वगैरह भी या विशेषज्ञ भी इसका प्रयोग करते हैं। ये सकारात्मक प्रभाव है। और विद्यालय वगैरह में अगर हम स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं बच्चों को कि कैरिकुलम बनाने के लिए, और हम ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करके हम लेबल कर रहे हैं ग्रुप को, तो ये हमारे लिए हेल्पफुल इसलिए होगा क्योंकि हम इस लेबलिंग के अकॉर्डिंग ही करिकुलम तैयार कर सकते हैं। या समाज में अगर लेबलिंग किया जा रहा है तो इसके हिसाब से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं, या उनके ट्रीटमेंट में हेल्प होती है। तो ये इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, है ना। तो देखिए, नेगेटिव फैक्टर्स भी हमने देखे और पॉजिटिव फैक्टर्स भी देखे। तो हर एक पहलू के दो सिक्के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इससे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ रहा है लेबलिंग से, और पॉजिटिव इफेक्ट भी इसके हैं। भारत में अपंगता का विस्तार, तो हम देखेंगे कि भारत की क्या स्थिति है। देखिए, WHO, पहले मैं विश्व लेवल पे आपको बता दूं कि क्या काम हुआ। 1974 में 1974 में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक समिति बनाई जिसने विश्व लेवल पर सर्वे किया और पाया कि हमारे विश्व में कितने प्रतिशत बच्चे अपंग हैं, या जिन्हें हम बोलेंगे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। तो पाया गया कि 10% जनसंख्या पूरे विश्व की स्पेशल नीड्स की जरूरत है उनको, या स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं जिनको हम अपंग शब्दों का प्रयोग करते हैं, या आपकी पुस्तक में अपंग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अपंग है, अपंगता की दर 10% थी। लेकिन फिर क्या किया गया, अलग अलग जगह पे कार्य किए गए। WHO ने इसके ऊपर बहुत सारा काम की, सरकार ने अलग अलग देश की काम की, स्वास्थ्य व्यवस्था ने अलग अलग काम की, और पाया गया कि 1990 में ये प्रतिशत घट के 5% ही बच गया। ठीक है, लेकिन अगर हम हमारे देश की स्थिति देखेंगे तो 1981 से लेके 1991 के बीच में जब हमारे यहाँ सर्वे हुआ, तो उस सर्वे को किया नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसने ये पाया कि हमारे देश की 3.3% या परसेंटेज जनसंख्या है जो अपंग है। तो ये सर्वे से हमें पता चला। इस सर्वे के अकॉर्डिंग ही फिर गवर्नमेंट ने क्या करी, अलग अलग योजनाएं बनाई कि अब क्या योजना हमें इनके लिए बनानी चाहिए, क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जो हमारे देश के विकास में मदद करेंगे, और ये वही व्यक्ति हैं जिनको वो अधिकार है जो सामान्य व्यक्ति जी रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग कार्य किए गए। डिसेबिलिटीज जो है यहाँ पे वो 5 टाइप्स की हो सकती है, मैंने प्रीवियस यूनिट में जो आपको बताया है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। तो डिसेबिलिटीज है वो विजन, स्पीच, हियरिंग, फिजिकल और मेंटल हो सकती है। टाइम टाइम पे सर्वे हुआ, इनके ऊपर अलग अलग कार्य हुए और कुछ तथ्य निकल के आए। अपंग व्यक्तियों के लिए नीतियां और क्या बनी गई, विधि निर्माण किए गए हमारे देश में, विश्व स्तर पे और स्टेट लेवल पर भी। अपंग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नीति एवं अधिकार बनाए गए, जो अभी हम आगे देखेंगे। भारत सरकार का मानना है कि अपंग व्यक्ति के भी वही सभी सामान्य अधिकार होने चाहिए जो सामान्य व्यक्तियों के हैं। तो उसके लिए अनुच्छेद 38 या जिसे हम 38 बोलेंगे, उस राज्य को अपंग विकलांग व्यक्ति सहित सभी लोगों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान प्रस्तुत किया। फिर ऐसे ही अनुच्छेद 39 या जिसे हम 39 बोलेंगे, इसमें राज्य के समस्त नागरिकों को जीवन यापन करने के लिए समुचित अधिकार और सुविधाएं निश्चित कराने की योजना बनाई गई, जिसमें डिसेबल्ड बच्चे या डिसेबल्ड व्यक्तियों को भी इंक्लूड किया गया। ऐसे ही अनुच्छेद 41 जिसे हम 41 बोलेंगे, इसमें आर्थिक क्षमता या फिर जो भी आर्थिक रूप से जो विकलांग है, आर्थिक रूप समझ सकते हैं ना, जिनके पास पैसे की वैसे आर्थिक रूप से मतलब कमी है, वो जो विकलांग है फिजिकल तरीके से, मेंटल तरीके से, इन सबका सर्वे किया गया और इनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वृद्धाश्रम खुलाए गए, इनकी शिक्षा की व्यवस्था की गई, इसके लिए भी सर्वे हुआ और ये सारी व्यवस्थाएं कराई गई, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी कराई गई और विकलांग लोगों के लिए भी इसी के साथ काम किया गया। ऐसे ही अनुच्छेद 42, 43 और 45 में भी सामान्य व्यक्तियों के साथ साथ अपंग या जिन्हें आप डिसेबल्ड बच्चे बोलेंगे, डिसेबल्ड व्यक्ति बोलेंगे, उनके लिए कार्य किया गया। अलग अलग नियम बनाए गए ताकि वो भी सामान्य व्यक्तियों की तरह अपना जीवन यापन कर सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, स्वास्थ्य प्राप्त कर सके, रोजगार प्राप्त कर सके, ये व्यवस्थाएं कराई गई। यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड के अंतर्गत भी कार्य किया गया विश्व स्तर पर बच्चों के लिए जो डिसेबल्ड थे, ताकि उन बच्चों को भी उसी प्रकार से सुविधाएं मिल पाए, वो उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण कर पाए जो सामान्य बच्चों को मिल रही है। ऐसे ही विकलांगों के लिए नीतियां बनाया गया, नए कार्यक्रम शुरू कराए गए। भारत सरकार ने के कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी थी कि ये सारे काम उन्होंने किए। अर्लियर टाइम, जब इनिशियल टाइम था, अभी तो
अलग से समिति बनाई गई है, या स्वास्थ्य जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसमें विकलांग या डिसेबल्ड लोगों के लिए अलग से ही कुछ नियम बनाए गए हैं, कमेटी बनाई गई और वो इस पे काम करते हैं। 1992 का रिहेबिटेशन कम्युनिटी काउंसिल ऑफ द इंडिया एक्ट भारत सरकार द्वारा बनाया गया पहला केंद्रीय विधान था, जिसमें डिसेबल्ड लोगों के लिए भी अलग से प्रावधान बनाए गए और कुछ नियम कानून तैयार किए गए, ताकि वो भी सामान्य बच्चों या सामान्य व्यक्तियों की तरह अपना जीवन यापन कर सके और जो भी समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको सुविधाएं प्रदान की जाए और आरक्षण दिया जाए। ऐसे ही 1994 में अपंग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए भी अलग से प्रावधान बनाए गए। कुछ क्षेत्रों में कानून बनाने की आवश्यकता अभी भी जरूरत है, जैसे आने जाने या यातायात। आप देखिए कि बस में चढ़ने के लिए अभी भी अगर कोई व्यक्ति डिसेबल्ड है या जैसे कोई शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है जो चल नहीं सकता, वो यातायात में उनको चलने की, आप देखिए ट्रेन में अभी भी व्यवस्था नहीं है कि ऐसे स्लोप बना हो जैसे ट्रेन में चढ़ सके। जो नए नए प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं वहां व्यवस्था है। आप देखेंगे कि रैंप बना होता है, ऐसा स्लाइड देखा होगा आपने, सीडी की जगह रोप बना होता है जिससे बच्चे चढ़ पाए या व्यक्ति चढ़ पाए या जिनकी व्हील चेयर को ले जाया जा सके। ठीक है, लेकिन बहुत जगह ऐसी व्यवस्था आज भी नहीं है। स्कूलों में बहुत जगह व्यवस्था नहीं है ऐसे बच्चों के लिए, व्हील चेयर की व्यवस्था नहीं है, चढ़ने के लिए सीढ़ियों के साथ साथ वो रोप की व्यवस्था नहीं, जहां से बच्चे चढ़ते हैं ना, इसको हम रैंप बोलते हैं, वो व्यवस्था आज भी नहीं है। तो इसकी जरूरत हमारी सरकार को है कि इस पे कार्य करे। दूसरा, रोजगार के लिए अभी भी ऐसी ऐसी सुविधाएं देने की आवश्यकता है कि वो अपनी डिसेबिलिटीज के साथ ट्रेंड हो और हमारे समाज में उनको कार्य करने के लिए काम मिले, क्योंकि अभी भी डिसेबल्ड लोगों को काम नहीं मिलता है। यही जमीनी स्तर का सत्य है। कितना भी विकास हो गया हमारे देश में इस स्तर पर, लेकिन अभी भी क्योंकि वो स्किल्ड नहीं है, क्योंकि उनके लिए इतने सारे स्किल्ड व्यवस्थाएं हमारे देश में नहीं है, तो वो करने की भी आवश्यकता है। व्यवसाय प्रशिक्षण, उनको व्यवसाय का प्रशिक्षण देने की जरूरत है, उनको इंडस्ट्रियलाइज्ड जो भी ट्रेनिंग होती है वो देने की जरूरत है उनके लेवल पर, ताकि वो भी सामान्य व्यक्तियों की तरफ कंपनियों में या कारखानों पे काम कर सके। ये यहाँ पे सरकार को करने की आवश्यकता है। अब देखेंगे अपंगता के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है, सामान्य व्यक्ति का क्या दृष्टिकोण है। क्षति होने से रोकना, अभी हमें क्या करना है, सामान्य व्यक्ति या जो हम लोग हैं, हमारा दृष्टिकोण क्या है कि हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। अब कैसे रोकेंगे, हम रोक कैसे पाएंगे कि आप सबसे पहले भावनात्मक तरीके से उनके लिए तैयार हो जाइए, है ना, कि उनको क्षति ना हो। कैसे, मानसिक रूप से ना हो, शारीरिक रूप से तो भगवान ने अगर उनको क्षति दे दी जन्मजात तो वो तो ठीक है, उससे तो वो जूझ ही रहे हैं, लेकिन हम भावनात्मक रूप से उनको कोई परेशानी ना पहुंचाए। क्षति के प्रभाव को सीमित करना, है ना, अगर उनको कोई क्षति है तो उसका जल्द से जल्द चेकअप करवाएं, जल्द से जल्द, ताकि सीमित हो जाए और समस्या बढ़े ना। आवश्यक सेवा प्रदान करना, जो भी सरकार से हो सक रहा है, परिवार के लोगों से हो सक रहा है, उनकी सेवा प्रदान करें। समाज का रवैया, समाज का रवैया सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि समाज ही एक व्यक्ति का प्रतिबिंब है। वो क्या है वो समाज उसको दिखा देती है। तो समाज को आवश्यकता है कि ऐसे व्यक्तियों के साथ बहुत ही सहानुभूति पूर्वक व्यवहार रखें या अच्छा व्यवहार रखें, ताकि वो भी सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन यापन कर सके। क्षति की रोकथाम हम कैसे करेंगे, पहला कि जब माँ प्रेग्नेंट है तभी उसके अच्छे से चेकअप हो, सारे चेकअप्स हो जो कर रही है सरकार, पर और भी जमीनी स्तर तक जाकर करने की आवश्यकता है। ठीक है, ताकि प्रेगनेंसी में ही महिला को कोई दिक्कत ना हो। तो जन्म लेने वाले बच्चे को समस्या होगी, होने लगी है, लेकिन जैसे टारगेट स्कैनिंग जो होती है, जिसमें बच्चे के बॉडी के एक एक पार्ट दिखते हैं, वो इतना महंगा होता है कि गरीब परिवार की महिला ऐसा नहीं करवा सकती चेकअप। तो क्यों ना गवर्नमेंट हर सरकारी अस्पताल में इसकी सुविधा रखे, जिससे जन्म से पहले होने वाले बच्चों की समस्याएं उनका पता चल जाए, ताकि उनका चेकअप, उनकी ट्रीटमेंट माँ की कोख में ही हो जाए, ताकि जन्म के बाद उनको किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज ना हो। दूसरा, प्रसव पूर्व, अगर जन्म लेने के बाद जन्म लेने के पहले, प्रसव के बाद यानी बच्चे के जन्म लेने के बाद अगर कोई समस्या है तो इमीडिएटली उसका चेकअप शुरू हो, ताकि समस्या वहीं रुक जाए, आगे ना बढ़े, समस्या बहुत ज्यादा ना हो, बच्चे को कोई डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा ना हो। और अगर अब डिसेबिलिटी हो गई है किसी बच्चे को कारणवश, तो अब सरकार का काम है कि उस पर अच्छे से काम करे, उसको स्वास्थ्य सुविधाएं दे, शिक्षा सुविधाएं दे, रोजगार की सुविधाएं दे, ताकि संक्रमण ना हो उसको, ठीक है, पोषण दे, दुर्घटनाओं से बचें। ये सारी सुविधाएं हमारे देश में आज भी करने की आवश्यकता है। अपंगता को रोकना, जो मैंने आपको अभी बताया कि हम ये सारी सुविधाएं अगर करते हैं जन्म के पहले, जन्म के बाद, तो अपंगता को हम रोक सकते हैं, लेकिन दुर्घटना को नहीं रोक सकते। दुर्घटना को कुछ हद तक रोक सकते हैं, पर जो हादसे हैं वो अचानक हो जाते हैं, तो वो भी ना हो, ये व्यवस्थाएं भी सरकार को करनी चाहिए।
जिस कारण किसी भी प्रकार का जो शारीरिक नुकसान होता है व्यक्ति को वो ना हो। ठीक है, शैक्षणिक सेवाएं जैसे कि स्कूल या फिर आंगनवाड़ी में जो भी महिलाएं आती हैं प्रसव पूर्व, उनको प्रशिक्षित करें कि आप कैसे गर्भावस्था के दौरान ही अपने बच्चे की को अपंग होने से या डिसेबिलिटी से बच सकते हैं। ये हमें एजुकेशन देना होगा महिलाओं को। ठीक है, दूसरी शिक्षा व्यवस्था क्या की गई, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को लाया गया है। अभी इसका इम्प्लीमेंटेशन चल ही रहा है हमारे देश में, कंप्लीट रूप से नहीं आया है लेकिन चल रहा है कि कुछ परसेंटेज में डिसेबल्ड बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ कक्षा में बिठा के पढ़ाया जाता है ताकि उनको भी ये लगे कि हम भी इन सामान्य बच्चों की तरह ही हैं। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज उनके लिए अलग से, हॉस्पिटल्स में अलग से व्यवस्था हो, अलग से वार्ड हो या एक ही वार्ड हो तो उनके लिए स्पेशल डॉक्टर्स हो जो अच्छे से उनका स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग उनका चेकअप करें। दूसरा, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिटेशन। देखिए कुछ रिहेबिटेशन ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, ठीक है, जैसे मैं कम्युनिटी बेस्ड जो बोल रही हूँ, तो वो इतने महंगे हैं कि बहुत जमीन स्तर तक है, जो निम्न स्तर के लोग हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो कम्युनिटी बेस्ड जो रिहेबिटेशन से इसका काम है कि लोगों को सुविधाएं पहुंचाना, उन डिसेबल्ड बच्चों को जो डिसेबल्ड है अलग अलग तरीके से, लेकिन यहाँ इन एजुकेशन में बहुत सारे बच्चे पहुंच नहीं पाते। तो अभी हमारा सरकार का काम है या इन प्राइवेट संस्थाओं का काम है कि ये सुविधाओं को उन जन जन तक पहुंचाएं जिनको सच में इनकी आवश्यकता है। ये इतने महंगे हैं कि ये लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते, तो इनकी पहुंच वहां तक पहुंचे, उन निम्न स्तर तक पहुंचे जहां इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो आई होप आपको ये यूनिट समझ में आई होगी जो आपकी यूनिट नंबर 5 में दिया हुआ है। यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है बच्चों की देखभाल में माता पिता की सहायता, है ना, इसको हम बोलेंगे हेल्पिंग द पेरेंट्स फॉर केयरिंग ऑफ द स्टूडेंट या ऑफ द चाइल्ड या चिल्ड्रन बोल सकते हैं आप। तो हम यहाँ इस यूनिट में ये देखेंगे कि एज अ प्री प्राइमरी टीचर या हम एक प्री प्राइमरी लेवल पर एक कार्यकर्ता के रूप में ऐसे पेरेंट्स जो अपने जिनके बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं या फिर जिसे हम बोल सकते हैं अपंग, जिनको हम हमारी बुक में बोला गया है। ठीक है, तो ऐसे पेरेंट्स की हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, वो किन किन मानसिक स्थितियों से लेकर गुजरते हैं और किन किन चीजों का सामना उनको करना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं इस यूनिट पे। बच्चों के जन्म के लिए आप सभी जानते हैं, आप सभी इस स्थिति से गुजरे होंगे या आपके परिवार में आपने अपने आसपास देखा होगा कि जब किसी परिवार में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके पहले से ही सारा परिवार बड़ा ही उत्सुक और बहुत ही खुश होता है। खुशी के साथ साथ चिंता भी होती है। खुशी इस बात की कि नया बच्चा घर में जन्म लेने वाला है और चिंता इस बात की कि हमारा बच्चा स्वस्थ होगा कि नहीं। ये चिंता दिखाई नहीं जाती, है ना, चेहरे पे आती नहीं है, लेकिन अंदर अंदर घर के परिजनों को या माँ बाप को सबसे ज्यादा होती है। तो इसी सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अपंग बच्चे तथा उनका परिवार, ठीक है, कैसे कि अपंग बच्चे हैं, उनका जो उनके माता पिता है उनकी मानसिक स्थिति कैसी होती है। ठीक है, हाँ, वो उसको स्वीकार कर पाते हैं कि नहीं। सब कुछ घर का परिवर्तित हो जाता है अगर किसी परिवार में कोई स्पेशली एबल्ड या डिसेबल्ड बच्चा पैदा हो जाता है जिसे अपंग कहा गया है। वो किसी भी प्रकार से अपंग हो बच्चा, माँ बाप की दिनचर्या, परिवार की दिनचर्या बहुत अधिक प्रभावित होती है। दूसरा कि दुख अलग, क्योंकि बच्चा इतना बड़ा जीवन जीना है बच्चे को। ठीक है, तो कैसे करेगा बच्चा, किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे उसको कहाँ सहायता मिलेगी कहाँ नहीं मिलेगी, ये अनेक प्रकार की चिंताएं माँ बाप को होती हैं। साथ में कि खुद कभी कभी माँ बाप भी स्वीकार करने से पहले बहुत संकोच करते हैं। ठीक है, और माँ बाप का स्वीकारना तो जायज है क्योंकि माँ बाप स्वीकार ही लेते हैं अपने बच्चे को, लेकिन समाज का स्वीकारना, ये सारी बातों को लेकर माँ बाप हमेशा चिंतित रहते हैं, चिंता सदैव लगी रहती है। विशिष्ट बच्चों के माता पिता के कुछ मनोभाव हम देखेंगे। तो कुछ रिसर्चेस हुई हैं, अलग अलग जगहों पे रिसर्चेस हुई हैं उन पेरेंट्स की जिनके बच्चे क्या है, डिसेबल्ड या अपंग हैं। तो एक ब्रिटिश के रिसर्चर्स थे जिन्होंने रिसर्च की, या हम जिन्हें बोल सकते हैं साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं, जिन्होंने रिसर्च की किसके ऊपर, ऐसे पेरेंट्स के ऊपर जिनके बच्चे डिसेबल्ड थे। तो ब्रिटिश के एक रिसर्चर थे जिनका नाम था डंकन। इन्होंने बताया कि ऐसे माता पिता जिनके बच्चे अपंग हैं वो कुछ अलग अलग मानसिक स्थितियों से होकर गुजरते हैं, है ना। बच्चे को स्वीकारने से लेके अपंगता के पता होने से लेके उसको स्वीकारने तक 5 अवस्थाएं आती हैं। चलिए हम देखते हैं कि 5 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं।
एज अ प्री प्राइमरी टीचर और ऐसे कार्यकर्ता जो छोटे बच्चों के साथ काम करेंगे, जिनकी उम्र 6 साल से कम है और जो अपंग है या डिसेबल्ड है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि इन कौन-कौन सी 5 अवस्थाएं हैं जिससे ये पेरेंट्स होकर गुजरते हैं। पहली अवस्था है मानसिक आघात। आप सब जानते हैं और ये तो बहुत नेचुरल सी बात है, किसी माँ-बाप को जब ये पता चलता है कि उसका बच्चा डिसेबल्ड है, किसी भी अलग-अलग प्रकार से, तो उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अलग-अलग चीज़ों को सोचकर, उसके भविष्य को सोचकर, उसके वर्तमान को सोचकर, सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। दूसरा, लेन-देन का नज़रिया। आप बोलेंगे मैम लेन-देन का नज़रिया का क्या मतलब है? देखिए, लेन-देन का नज़रिया का मतलब ये है, हमारी सोसाइटी में जो वास्तविकता है मैं आपको उससे परिचित करा रही हूँ। कभी-कभी माँ-बाप को क्या लगता है, हमारा बच्चा डिसेबल्ड है, या किसी प्रकार की कोई उसको अक्षमता है उसके शरीर में, अगर हम किसी की मदद करेंगे, किसी संस्था की, किसी विद्यालय की या किसी आश्रम की या किसी मंदिर की, तो हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। ये लेन-देन की भावना है। इस भावना से ये मदद करते हैं कि अगर हम मदद करेंगे या इनको योगदान देंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? हमारे बच्चे का स्वास्थ्य। कभी-कभी ये अच्छा होता है, कभी-कभी साबित होता है, लेकिन अधिकांश ये साबित नहीं होता है। ठीक है? रोष या जैसे हम बोलते हैं एंगर, ये होता है माँ-बाप में। क्यों? क्यों? क्योंकि इतनी मानसिक स्थितियों से, अलग-अलग मानसिक स्थितियों से पेरेंट्स होके गुजर रहे हैं, तो उनके दिमाग में एंगरनेस आना या क्रोध का आना नेचुरल सी बात है, क्योंकि बहुत सारी बाहर की चीज़ें, परिवार की चीज़ें, बच्चों को लेके चीज़ों को सोच-सोच के कभी-कभी उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। अवसाद जिसे हम डिप्रेशन बोलते हैं। कभी-कभी पेरेंट्स अपने बच्चों की ऐसी स्थिति को देख के डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। भविष्य वर्तमान के बारे में सोचते हुए, उनकी मानसिक स्थिति को देखते हुए, उनकी फिजिकल स्टेट को देखते हुए माँ-बाप क्या होता है, पेरेंट्स कभी-कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर स्वीकारना, स्वीकार भी नहीं कर पाते कभी-कभी पेरेंट्स उन्हें। देखिए, वो डिसेबिलिटीज़ जो दिख रही है ना, फिजिकल डिसेबिलिटीज़, कि बच्चा सुन नहीं पा रहा, देख नहीं पा रहा या शारीरिक रूप से डिसेबल्ड है, उसको स्वीकारना बड़ा ही आसान होता है क्योंकि वो दिख रहा है। लेकिन ऐसी डिसेबिलिटीज़ जो दिखती नहीं है, जो विज़िबल नहीं है, उनको पेरेंट्स को स्वीकारने में बहुत समय लगता है या स्वीकारते ही नहीं है पेरेंट्स कि हमारा बच्चा तो स्वस्थ है, उसे कोई भी बीमारी नहीं है। तो ये और समस्याएँ पेरेंट्स के साथ आ जाती है और ये समस्या आने से दिक्कत ये होती है कि वो अपने बच्चों का उस प्रकार से पोषण नहीं कर पाते या ध्यान नहीं दे पाते जिस तरीके से उनको देना चाहिए। ठीक है? फिर हम देखेंगे विशिष्ट परिवार के लिए तनाव की कुछ अवधियाँ, कौन-कौन सी तनाव की अवधियों से वो गुजरते हैं। कब तनाव पैदा होता है? जब उन्हें ये पता चलता है कि उनका बच्चा डिसेबल्ड है या अपंग है। बहुत ही बुरी स्थिति होती है उस समय उन माँ-बाप की, क्योंकि आप एज़ अ प्री प्राइमरी टीचर इन चीज़ों से सामना करेंगे ही। आगे आपको ऐसी परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी, तो ये आपका पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? कब और समस्या आती है पेरेंट्स के लिए पता है? जब बच्चा 5 से 6 साल का हो जाता है, अब उसको एजुकेशन देना है, क्योंकि आपका बच्चा या वो बच्चा जो डिसेबल्ड है, उसको किस प्रकार का एजुकेशन दें, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ इंक्लूसिव एजुकेशन भी आ गया है, लेकिन हमारा बच्चा इंक्लूसिव एजुकेशन में जाएगा, सामान्य बच्चों के साथ अपनी तुलना करेगा, वो तो पढ़ ही नहीं पाएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन को लाया तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमियाँ भी ये हैं क्योंकि वो डिसेबल्ड है, उसको उसके तरीके से ही पढ़ाना पड़ेगा। तो ये कन्फ्यूज़न पेरेंट्स को ज़्यादा होता है। दूसरा, जब वो टीन एज में आता है, बहुत सारी मानसिक, शारीरिक परिस्थितियों से गुज़रना पड़ता है बच्चे को। तब पेरेंट्स के लिए समस्या पैदा होती है। माता-पिता के लिए सबसे बड़ी समस्या तब पैदा होती है जब उसका बच्चा डिसेबल्ड है और माँ-बाप की दिन-ब-दिन उम्र कम हो रही है। तब उन्हें ये लगता है कि जब तक हम युवा हैं, हम यंग हैं, हमारे बच्चे का तब तक तो हम पूरा ध्यान दे देंगे। पर हमारे बुजुर्ग होने के बाद, वृद्ध होने के बाद हमारे इस डिसेबल्ड बच्चे का केयर कौन करेगा? तो ये बड़ी समस्या बन जाती है पेरेंट्स के लिए। ठीक है? कार्यकर्ता को कुछ जानकारियाँ एकत्र करके रखना चाहिए। जैसे कि हम अगर आगे इस फील्ड में काम करेंगे, तो हमें बच्चे की सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में, उसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में, उसके पेरेंट्स के कैसे हैं, उसके फैमिली हिस्ट्री, कौन-कौन सी डिसेबिलिटीज़ हैं, उसको कौन-कौन से डिसऑर्डर्स हैं इसके साथ-साथ, ठीक है? इन सब का आपको डेटा तैयार रखना होता है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप बच्चों के लिए आगे काम करेंगे। माता-पिता की कुछ अभिवृत्तियाँ जो कि स्थितियों से तालमेल बनाने में रुकावट पैदा होती है। अब पेरेंट्स की कौन-कौन सी ऐसी मनोवृत्तियाँ हैं जो टीचर्स के साथ तालमेल बनाने में दिक्कत जाती है? जैसे सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है क्रोध, गुस्सा, एंगरनेस। पेरेंट्स कभी-कभी इतना एंगरनेस में होते हैं, इतने एंग्री होते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे इस बच्चे के लिए ज़िम्मेदार कोई तो है। तो वो ज़िम्मेदारी डॉक्टर को ठहरा देते हैं या कभी-कभी टीचर को कि आपने ध्यान नहीं दिया, है ना? क्योंकि आपकी कमी के कारण, विद्यालय की कमी के कारण
मेरा बच्चा डिसेबल्ड है, जो सच में सच नहीं होता है, लेकिन गुस्से के कारण अपना गुस्सा या अपना एंगरनेस जाहिर करने के लिए पेरेंट्स ऐसा करते हैं और ऐसा एज अ प्री प्राइमरी टीचर हमें सामना करना पड़ सकता है। आपको बात के और हो सकता है कि आप जब पेरेंट्स से बात करें तो आपको क्रोध आए, तो हमें क्रोध नहीं करना है उस दौरान। हमें क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना, हमको बहुत शांति से उस माहौल को शांत करके पेरेंट्स की इच्छाओं को शांत करते हुए, उनकी इच्छाओं को जानते हुए, उनकी भावनाओं को जानते हुए हमें उनसे बात करनी है। फिर सहयोगी अभिवृत्ति वाले माता-पिता, कभी-कभी क्या होता है कुछ पेरेंट्स तो हेल्पिंग नेचर के होते हैं, वो हेल्प कर देते हैं, है ना? मतलब कि आपका सहयोग करेंगे या आपके साथ तालमेल बिठाएँगे, अपने बच्चों का सहयोग करेंगे। कुछ पेरेंट्स आश्रित होते हैं, उनको लगता है कि हमें तो कुछ भी नहीं आता है, हमने टीचर्स के ऊपर छोड़ दिए, सारा काम टीचर को ही करना है, ठीक है? पर ये सच नहीं है क्योंकि पेरेंट्स और टीचर मिलके ही ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए काम करेंगे, तभी वो बच्चा इस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में या इस बढ़ते हुए वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में अपने आप को सस्टेन पाएँगे। तो इसके लिए सिर्फ डिपेंडेंसी ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स ये सोचे कि सिर्फ बच्चा टीचर पे डिपेंड है। दूसरा, आवश्यकताओं से अधिक संरक्षण देने वाले माता-पिता। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं, इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं अपने बच्चों को, हर चीज़ हाथ में देना। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेगा बच्चा? जैसे मैंने आपको प्रीवियस पॉइंट से बताई कि वृद्ध हो जाएँगे तब बच्चे की दाल कौन रखेगा? तो बच्चों को इतना आपके ऊपर आश्रित मत होने दीजिए, आप उतना इतना उनको प्रोटेक्ट मत करिए कि वो अपनी रक्षा खुद ना कर पाएँ, क्योंकि वो जिस भी डिसेबिलिटीज़ के साथ पैदा हुए हैं, उनको उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी जीना है। तो उनको अपना काम करने के लिए प्रोत्साहित करिए और वो कर सकते हैं, आपने देखा भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। माता-पिता के साथ अंतःक्रिया करने हेतु कौन-कौन से कौशल विकसित करना होगा, कौन-कौन से हमें स्किल डेवलप करना होगा एज़ अ प्री प्राइमरी टीचर जब हमारे विद्यालय में ऐसी परिस्थिति आएगी, हमारे स्कूल में, हमारे केंद्र में, हमारे सेंटर में ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे बच्चे आएँगे ही, आते ही 1-2 बच्चे रहते ही। तो हमारे अंदर कौन-कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? मेजरली 2 क्वालिटीज़ होना चाहिए, एक होती है बॉडी लैंग्वेज और दूसरी होती है सॉरी सॉरी वर्बल बिहेवियर, जिसको हम बोलते हैं हमें बोलने का बिहेवियर, है ना? लैंग्वेज लैंग्वेज जो भी हमारी होगी वो कैसी होगी। तो देखते हैं बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। देखिए जब भी आप इस प्रकार से पेरेंट्स से बात करेंगे, जो स्पेशल जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, है ना? तो इनकी जब पेरेंट्स से आप बात करेंगे तो आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए? आप बैठे कैसे हैं? ठीक है? आपका आई कॉन्टैक्ट बहुत ही नम्र होना चाहिए। आप बहुत तेज बड़ी-बड़ी आँखें, बहुत क्रोध में उनसे बात मत करिए। बहुत नम्र तरीके से बात करिए। आपकी आँखों में उनके लिए स्नेह होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मान-सम्मान होना चाहिए, ठीक है? आपके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होना चाहिए, क्रोध में ना हो या आप बहुत दुखी ना हो कि आप उनको देख के बहुत दुःख फ़ील कर रहे हैं, आप बहुत क्रोधित हो रहे हैं। ये सारा बिहेवियर हमारी आँखों पे नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके हैंड का जो गेस्चर है, जो आप हैंड का मूवमेंट कर रहे हैं, बड़ा ही शालीन होना चाहिए, ताकि वो आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ, आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। दूसरा, आप जिन लैंग्वेजेज़ का उपयोग कर रहे हैं, जो बात आप कर रहे हैं, जिन वर्ड्स का आप उपयोग कर रहे हैं, वो ऐसे वर्ड्स का उपयोग करिए कम्युनिकेशन में जो बहुत ही सहज लगे बात करने में, है ना? ऐसा लगे कि आप उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं, उन बच्चों की भावनाओं को समझ रहे हैं। तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनका हमें एज़ अ प्री प्राइमरी टीचर जब हम पढ़ाएँगे या हम कार्य कर रहे हैं, तो हम इन बातों का ध्यान में रखते हुए पेरेंट्स से बात करेंगे और इन सारी चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। तो ये आपका जो है यूनिट नंबर 6 में दिया हुआ था। यहाँ DEC3 कि आपको आपकी जो है ब्लॉक नंबर 2 है जो कंप्लीट होता है। आई होप आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे। नहीं देखे तो प्लीज़ जाइए देखिए। आपको लग रहा होगा कि मैम वर्बली ही क्यों पढ़ा रही है। देखिए ये जो हमारी यूनिट्स हैं वो मैक्सिमम हमारे टॉपिक्स जो हैं वो सारे ही थ्योरेटिकल हैं। जहाँ-जहाँ कुछ चीज़ों को दिखाने की ज़रूरत पड़ी मैंने दिखाया है ना? पिक्चर्स के फॉर्म में। और आगे जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो बाकायदा आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखाऊँगी मैं। क्वेश्चन्स कैसे आ रहे हैं, उनको लिखना कैसे है, उनके आंसर्स कैसे लिखना है, वो सब मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊँगी कैसे-कैसे रिप्रेज़ेंट करना है। तो आप मेरे चैनल में जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स जाइए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके 7, 8 और 10 जून को होने वाले DEC के एग्ज़ाम बहुत अच्छे हों और आपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर करिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें पता नहीं है कि ऑनलाइन फ्री में भी यहाँ तैयारी चल रही है। आपकी बहुत हेल्प होगी, उन सारी लेडीज़ की बहुत हेल्प होगी जो काम करते-करते भी मेरा वीडियो सुन सकती हैं, देख सकती हैं। आप काम करते रहिए, सुनते रहिए क्योंकि आपको ओरली ही बताया है मैंने। जहाँ-जहाँ आपको मैं अभी स्क्रीन पे दिखाते हुए पढ़ाऊँगी, कुछ चीज़ें आपको देख-देख के पढ़ना, जैसे क्वेश्चन्स, आंसर्स, उनके पॉइंट कैसे लिखना है। तो आप जुड़े रहिए, आपको वो भी देखने के लिए मिलेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो फ्रेंड्स
यहीं मैं अपनी वीडियो को खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तैयारी आप खुद भी कर रहे होंगे। आपकी खुद को तैयारी करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप रिज़ल्ट 100% दें। आपकी और हमारी मेहनत मिलके रिज़ल्ट डेफ़िनिटली 100% ही आएगा और आपके मार्क्स 90 प्लस डेफ़िनिटली आएँगे। थैंक यू।